सभी किसान भाई बहनों को नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। कोई हमसे जीत ना पावे, चले चलो। वाकई हमारे देश के किसान भाई बहनों में वो शक्ति है कि वो जो ठान ले वो करके दिखाते हैं। और आपके इसी हौसले को सलाम करते हुए हमारे देश के कृषि वैज्ञानिक रोजाना नए नए शोध करते रहते हैं और ये तमाम जानकारियां इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप लोगों तक लगातार पहुंचाते रहते हैं। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और देखते हैं सबसे पहले खबरें खेती की। सीधे किसानों के खाते में जाएगा यूरिया सब्सिडी का पैसा। क्रिब्को की 34वीं वार्षिक आम सभा का आयोजन। बुआई में बढ़ोतरी से दालों का रिकॉर्ड उत्पादन होने का अनुमान। शीतकालीन सत्र में आएगा विचाराधीन कीटनाशक प्रबंधन विधेयक। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं कुसुम लता। अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार ने किसानों के हितों का ध्यान रखते हुए यूरिया पर दी जाने वाली सब्सिडी अब कंपनियों को देने के बजाय सीधे किसानों के खाते में देने का निर्णय किया है। किसान भाइयों, खेती बाड़ी पर विशेष ध्यान देने वाली केंद्र सरकार ने किसानों के खाते में यूरिया सहित अन्य सब्सिडी का पैसा सीधे भेजने का निर्णय किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने एक कार्यक्रम में इस बारे में बताया कि देश में यूरिया पर 80,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जा रही है, लेकिन ये पैसा उर्वरक कंपनियों को दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों के हितों का ध्यान रखने वाली नरेंद्र मोदी सरकार ने अब सब्सिडी का ये पैसा सीधे किसानों के खातों में भेजने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत हर एक परिवार का बैंक खाता खुल रहा है। इसी खाते में किसानों को यूरिया सहित अन्य सब्सिडी का पैसा सीधा भेजा जाएगा। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने विश्व व्यापार संगठन के सब्सिडी बेहद कम करार पर हस्ताक्षर करने से मना कर किसानों व गरीब लोगों के हितों का ध्यान रखा है। सरकार के लिए किसानों के हितों की रक्षा करना प्राथमिकता में शामिल है। क्रिब्को ने अपनी 34वीं वार्षिक आम सभा में अपनी साल भर की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। पेश है एक रिपोर्ट। नई दिल्ली के NCUI सभागार में क्रिब्को की 34वीं वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ क्रिब्को के अध्यक्ष एवं गणमान्य व्यक्तियों ने दीप प्रज्वलित करके किया। इस सभा में क्रिब्को के अध्यक्ष श्री वागजी भाई आर पटेल ने क्रिब्को की उपलब्धियों के बारे में वहां उपस्थित सभी सहकारी समिति के सदस्यों को विस्तृत जानकारी दी। अपने वाणिज्य उत्पादन के 28वें वर्ष की आपकी समिति को हजीरा संयंत्र ने 22.10 लाख मेट्रिक टन यूरिया, 13.20 लाख मेट्रिक टन एमोनिया का उत्पादन किया है, जो इस संयंत्र के आरंभ से लेकर अब तक का सर्वाधिक वार्षिक उत्पादन है। विपणन के क्षेत्र में आपकी समिति ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है और 43.3 लाख मेट्रिक टन यूरिया, 48,189 मेट्रिक टन अतिरिक्त एमोनिया तथा 44,92,000 NM3 तरल की बिक्री की है। समिति ने लगातार 10वें वर्ष अपनी सदस्य समितियों तथा शेयर धारकों के लिए 20% लाभांश की घोषणा की है। क्रिब्को के प्रबंध निदेशक श्री N सांबशिव राव ने आम सभा की बैठक में कहा कि विपणन स्तर पर समिति ने देश भर में नीतिगत तौर पर मजबूत स्थिति कायम की है और ये अपने सभी शेयर धारकों की आकांक्षाओं पर खरी उतरने के लिए प्रतिबद्ध है। विपणन विभाग भी अच्छी तरफ से सेल और कलेक्शन करके यूरिया सेल में देश में दूसरा जगह पर रहा और यूरिया का अलावा हम लोग बैलेंस न्यूट्रिशन प्रमोट करने के वजह से हम लोग ऑर्गेनिक मैन्यूर, बायो फर्टिलाइजर, सर्टिफाइड हाइब्रिड बीज और इंपोर्टेड DAP बीज भी। इस अवसर पर क्रिब्को ने श्री पार्थी भाई गलाब भाई भाटोल एवं श्री GT देवगौड़ा को सहकारिता विभूषण पुरस्कार एवं सहकारिता शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया। चालू खरीफ सीजन में देश के विभिन्न हिस्सों में खरीफ दालों की बुआई में हुई बढ़ोतरी को देखते हुए दालों का रिकॉर्ड उत्पादन होने का अनुमान है।
खरीफ सीजन में मौसम की मेहरबानी के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में खरीफ दालों की बुआई में काफी बढ़ोतरी हुई है। कृषि मंत्रालय के अनुसार चालू खरीफ सीजन में दालों की बुआई बढ़कर 188.6 लाख हेक्टेयर हो चुकी है, जबकि पिछले साल इस समय तक केवल 186.70 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में ही दालों की बुआई हुई थी। अनुमान के अनुसार इस बार दालों का उत्पादन 185 लाख टन होने की उम्मीद है। दालों का उत्पादन बेहतर होने से इसके दाम नियंत्रण में रहेंगे। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री अनंत कुमार ने कहा है कि सरकार अगले शीतकालीन सत्र में विचाराधीन कीटनाशक प्रबंधन विधेयक 2008 संसद में लाएगी। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री अनंत कुमार ने कहा है कि सरकार अगले शीतकालीन सत्र में विचाराधीन कीटनाशक प्रबंधन विधेयक 2008 संसद में लाएगी, जिससे ऐसे कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगाया जा सके जो पर्यावरण और मित्र कीटों को नुकसान पहुंचाते हैं। उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय कृषि विभाग से ऐसे कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश भी करेगा जिससे मधुमक्खियों को नुकसान हो रहा है। कृषि मंत्री ने कहा कि इस तरह की पाबंदी अमेरिका तथा अन्य देशों में लगाई गई है और इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। मौसम में काफी बदलाव आ रहा है, ऐसे में फसलों की समुचित देखभाल करना जरूरी है। तो आइए लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार जम्मू और कश्मीर के कुछ क्षेत्रों में गरज के साथ बरसात होने की उम्मीद है। इसी तरह ओडिशा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में अगले 48 घंटे में गरज के साथ बरसात हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलावा राजस्थान के कई इलाकों में बरसात होने की उम्मीद है। देश के अन्य हिस्सों में भी बरसात होने की संभावना है। खेती की खबरों में आज बस इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, हमारे इस कार्यक्रम की सार्थकता तभी है जब आप लोग इस कार्यक्रम में बताई गई जानकारियों से लाभ उठाकर देश के कृषि उत्पादन को यूं ही बढ़ाते रहें। और इसका प्रमाण है वे चिट्ठियां और वे ईमेल जो आप लोग हमें लगातार भेजते रहते हैं। और हमारा प्रयास होता है कि अधिकतर चिट्ठियों और मेलों के जवाब दिया जाए। तो आज हमारे बीच हमारे कृषि विशेषज्ञ हैं आपकी चिट्ठियों और ईमेल के जवाब देने के लिए। तो आइए देखते हैं हमारा कार्यक्रम आपकी चिट्ठी आपके ईमेल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम आपकी चिट्ठी में। किसान भाइयों बहनों, हमेशा की तरह इस बार फिर हम आपके सामने हैं आपके कई पत्र और ईमेल लेकर के। और आपके इन पत्रों और ईमेल्स में कृषि और उनसे जुड़ी हुई कई समस्याएं और जिज्ञासाएं होती हैं और इन सभी का समाधान करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर JPS डबास, जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। और डॉक्टर साहब, अब हम पत्रों का जो सिलसिला है वो शुरू करते हैं। और ये जो पहला पत्र हमने लिया है, इसे लिखते हैं सुनील कुमार, आदर्श नगर, हिसार, हरियाणा से।
डॉक्टर साहब, ये जानना चाहते हैं कि सौर ऊर्जा का जो प्लांट होता है वो किस तरह से लगाया जाता है, और साथ ही ये भी जानना चाहते हैं कि इसमें कितना खर्च आता है और कितनी सरकार की तरफ से इनको सब्सिडी या छूट जो होती है वो कितनी मिलती है, और कितना इससे ये कितना एरिया चाहिए इस प्लांट को लगाने के लिए। मैं बताना चाहूँगा कि जो सौर ऊर्जा का प्लांट होता है इसके लिए जो सब्सिडी सरकार इसको काफ़ी प्रोत्साहन दे रही है, क्योंकि ऐसी एनर्जी है जो कि हमारी प्रकृति द्वारा हमें मिलती है, उसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं है, फायदे ही फायदे हैं। बिल्कुल। और हिसार जैसी जगह तो इसके बहुत ज़्यादा फायदे हो सकते हैं। जहाँ तक इसकी खर्चे का सवाल है और जहाँ तक इसके एरिया का सवाल है, ये निर्भर इस बात पे करता है कि आपको कितना बड़ा प्लांट चाहिए, यानी कि आपको कितनी एनर्जी की जरूरत है। इनको घर के लिए अगर लगभग आधा किलोवाट एनर्जी इनको चाहिए तो घर के लिए काम चल सकता है, और 8 घंटे अगर चलाना चाहते हैं तो इनका जो खर्चा जो टोटल आएगा वो लगभग 1,80,000 के करीब आएगा, जिसमें जो सरकार है वो लगभग 30% की छूट देती है, यानी कि 45,000 की छूट मिल जाएगी। इस प्लांट से इनको लगातार हर रोज लगभग 8 यूनिट बिजली मिलती रहेगी, और उससे कोई भी प्रयोग कर सकते हैं, अपना टीवी चला सकते हैं या लाइट कर सकते हैं, पंखा चला सकते हैं या कोई दूसरा काम कर सकते हैं। इससे बड़ा प्लांट लगाना चाहते हैं तो वो भी लग सकता है, और वो निर्भर इस बात पे करेगा कि इनको कितना बड़ा चाहिए। एक्चुअली मैं इनको ये बताना चाहूँगा कि जब भी इस किस्म का कोई काम करना चाहे तो उनको उल्टा कैलकुलेट करना पड़ेगा कि उनको कितनी एनर्जी की आवश्यकता है, उसके लिए कितना बड़ा प्लांट चाहिएगा, उसकी कितनी लागत आएगी। और मैंने वो बताया आपको जैसा कि 30% सब्सिडी लगभग सरकार की तरफ से मिलती है। कुछ राज्यों में सब्सिडी का अमाउंट ज़्यादा भी है, छूट का अमाउंट ज़्यादा भी है। तो ये अपने हरियाणा से हैं, क्योंकि तो हरियाणा में हरेड़ा करके एक एजेंसी है, तो वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहाँ से इनको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी कि इसकी कितनी लागत आएगी और कौन कौन सी एजेंसी है जो हरियाणा ने अप्रूव की हुई है, और उसी के आधार पर लगा सकते हैं और इनके बहुत लाभ मिलेगा। और मैं तो ये कहना चाहूँगा इन्हीं को नहीं, बाकी लोगों को भी सौर ऊर्जा के उपयोग के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। और ऊर्जा की मांग बढ़ती जा रही है, लेकिन ऊर्जा की आपूर्ति नहीं बढ़ रही है। इसमें सौर ऊर्जा का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब, इन्हीं का सुनील कुमार जी का ही एक और प्रश्न है जो बायोगैस गैस से संबंधित है, और ये जानना चाहते हैं कि बायोगैस का जो प्लांट है उसको भी लगाने के लिए कितनी जगह की ज़रूरत होगी, खर्च कितना आएगा, और किस तरह से गैस तैयार होती है इसमें। सुनील कुमार जी, मैं आपको फिर दोबारा बताना चाहूँगा, ये दोनों ही जो आपने एनर्जी की बात की, ऊर्जाओं की बात की, ये दोनों ही रिन्यूएबल एनर्जी हैं, यानी कि ये कभी खत्म होने वाली नहीं है, और इन दोनों से ही वातावरण पे कोई भी कुप्रभाव नहीं पड़ता है, और इससे हमें बहुत ही अच्छी एनर्जी मिलती है, और इन दोनों को ही बढ़ावा देने की बहुत अधिक जरूरत पड़ती है। और इस समय देश में काफ़ी इसके लिए अच्छा एटमॉस्फेयर भी है, सरकार भी चाहती है कि इनको खूब सारा बढ़ावा मिले, इसलिए सरकार इसमें काफ़ी अच्छी छूट दे रही है। अब जहाँ तक सवाल है कि कितना एरिया चाहिएगा, कितनी सब्सिडी मिलेगी, कितनी लागत आएगी बायोगैस प्लांट के ऊपर, गोबर गैस प्लांट के ऊपर, मैं बताना चाहूँगा कि गोबर गैस प्लांट जो है कभी भी आपको इस आकार से नहीं बनाना है कि आपको बड़ा बनाना है, छोटा बनाना है। गोबर गैस प्लांट का जो साइज है, जो सही उसका आकार है, वो निर्भर इस बात पे करेगा कि आपके पास कितना गोबर है, यानी कि इनपुट कितना है। अगर आपने प्लांट बड़ा बना लिया और आपके पास गोबर कम होगा तो उस प्लांट से आपको नुकसान होगा, पैसा भी ज़्यादा लगेगा और आपको पूरी मात्रा में एनर्जी नहीं मिलेगी। और अगर आपने छोटा बना लिया तो भी आपको नुकसान होगा कि जो आपके पास रिसोर्स है वो आपका वेस्ट होगा, सही उपयोग उसका उपयोग नहीं होगा। तो सही जरूरी है कि इनको ये देखना पड़ेगा कि इनके पास कितना गोबर है। इसका एक बहुत अच्छा फार्मूला है, 25 किलो गोबर 1 क्यूबिक मीटर प्लांट, या इसको हम कह सकते हैं 35 घन मीटर का प्लांट, या 1 घन मीटर का प्लांट या 35 घन मीटर का, 35 घन फुट और 1 क्यूबिक मीटर या 1 घन मीटर बराबर है। अगर इनके पास 50 किलो गोबर है तो ये 2 घन मीटर का प्लांट बना सकते हैं। अगर इनके पास 75 किलो गोबर है तो 3 घन मीटर का प्लांट बना सकते हैं, और अगर 100 किलो गोबर है तो 4 घन मीटर का। तो इसी के आधार पे कैलकुलेट कर सकते हैं कि इनके पास प्लांट का कितना आकार होगा, जो निर्भर करेगा। रही बात जमीन की, अगर आपसे कोई 1 से 6 घन मीटर का प्लांट बनाना है तो इसके लिए जो ज़मीन की आवश्यकता पड़ेगी वो मुश्किल से 50 स्क्वायर मीटर के आसपास पड़ेगी। और ये जो ज़मीन है ये खाली प्लांट में नहीं लगेगी, अगर आप इस प्लांट को कवर करके उस स्थान का उपयोग करना चाहें तो उपयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि प्लांट तो नीचे दब जाएगा। बिल्कुल। और ये जो प्लांट है ये ईंट और इसका सीमेंट का बनता है, और इसकी लाइफ जो है उम्र लगभग 35 से 50 साल है। मतलब अगर इन्होंने एक बार लगा लिया तो काफी लंबे समय तक चल सकता है। लेकिन प्लांट का जो आकार है वो इस बात पे निर्भर करेगा कि इनके पास कितना गोबर या कितना वेस्ट अवेलेबल है, जिसको के उसमें उपयोग करके ये ऊर्जा बनाना चाहते हैं। और इसकी जो ऊर्जा मिलेगी उसके भी बहुत सारे उपयोग हैं। उससे सीधा ये अपनी गैस जला सकते हैं, उससे सीधी लाइट भी कर सकते हैं। इनके घर में अगर इंजन है, जिसको डीजल इंजन हम बोलते हैं, तो उसको भी चलाया जा सकता है। उसमें एक छोटी सी किट लगती है, ये उससे बिजली बना सकते हैं।
तो ये एक ऐसी ऊर्जा है जिसके हम कोई भी रूप में रूपांतरण करके हम इसका उपयोग कर सकते हैं और इसके बहुत सारे फायदे हैं। और पर्यावरण पे तो इसका बहुत ही महत्वपूर्ण फायदा है। मैं तो ये चाहूँगा सभी लोगों को ये बनानी चाहिए। और एक और ख़ास बात है जो मैं इनको बताना चाहूँगा कि इसकी लाइट में मच्छर और मक्खी भी नहीं आते। यानी कि अगर चौमासे के महीने में, बरसात के महीने में उस लाइट को जलाते हैं तो आपके घर में मच्छर मक्खी इसकी लाइट के आसपास नहीं आएंगे। तो आप अपने मेहमान को रोशनी में खाना खिला सकते हैं। नहीं तो अक्सर ये देखा जाता है कि जब भी बरसात के मौसम कोई मेहमान आ जाए उसको कोशिश करते हैं कि लाइट ऑन होने से पहले ही खाना खिला दें, अन्यथा लाइट के पास बहुत सारे कीड़े आएंगे और खाना वो ठीक से नहीं खा पाएंगे। डॉक्टर साहब, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि इसकी रोशनी से कीड़े नहीं आते हैं। वो भी नहीं बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब, एक और जानकारी ये चाहते हैं कि इस विषय में कोई पुस्तक है, कोई किताब है? पुस्तकें तो बहुत सारी हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जिसका ऑफिस जो है पूसा कैंपस के अंदर ही है, उनकी भी एक किताब है। इसके अलावा कुछ दूसरे लोगों ने भी लिखा हुआ है, तो कहीं से भी ये पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं। इस पुस्तक में पूरी इनको जानकारी मिलेगी कि प्लांट कैसे बनता है, कितनी आवश्यकता होती है। और जहाँ तक सब्सिडी की बात आती है, हरियाणा में बायोगैस को जो सब्सिडी मिलती है वो कृषि विभाग के माध्यम से मिलती है। तो ये अपने आसपास के एडीओ या कृषि विभाग से संपर्क करके सब्सिडी भी ले सकते हैं। वो सब्सिडी भी देंगे इनको, साथ साथ में अगर इनको कोई तकनीकी जानकारी की आवश्यकता होगी तो वो भी इनको मिल सकती है। और ये क्योंकि हिसार से हैं तो हिसार में तो कृषि विश्वविद्यालय भी है, तो वहाँ से भी संपर्क करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि दोनों काम इनको करने चाहिए और ये करते हुए दूसरे लोगों के लिए एक मिसाल कायम करें। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जो अगला पत्र है इसे लिखा है गोविंद शर्मा जी ने, भीलवाड़ा राजस्थान से। और इनका सवाल है डॉक्टर साहब कि मशरूम का उत्पादन जो है वो ये करना चाहते हैं, उसके लिए इनको प्रशिक्षण चाहिए है, तो वो इनको कहाँ से मिलेगा? और साथ में ये भी जानना चाहते हैं कि मशरूम किस भाव में मिलता है, मतलब इसकी मार्केट में वैल्यू क्या होती है? गोविंद जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है कि हर जिले के अंदर एक कृषि विज्ञान केंद्र खोला हुआ है जी। आपके जिले में भी कृषि विज्ञान केंद्र है, आप वहाँ से भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। अन्यथा जो मशरूम का मुख्य जो संस्थान है वो सोलन में है, आप सोलन से भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। इसके अलावा जितने भी कृषि विश्वविद्यालय हैं वो भी मशरूम उत्पादन की ट्रेनिंग देते हैं, जैसे हिसार भी देता है, दिल्ली में भी मिलती है। तो आप ये देखिए कि आपको इसका उत्पादन कैसे करना है। जहाँ तक बात रही इसके भाव की, एक्चुअली मशरूम जो है पहले तो बहुत कम लोग खाते थे, लेकिन आजकल तो मशरूम तो बहुत ही कॉमन हो गई है, ब्याह शादियों में भी, और जितने होटल हैं उनमें भी इसकी सब्जी मिलती है। इसके अलावा मशरूम से बहुत सारे उत्पाद बनते हैं, इसका अचार भी बनता है, इसको हम पिकल भी बना सकते हैं, इसको हम ड्राई भी कर सकते हैं, मतलब इसके बहुत सारे उपयोग हैं। और क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा बहुत होती है तो सरकार भी इसको बढ़ावा देना चाह रही है। लेकिन मशरूम उत्पादन शुरू करने से पहले, क्योंकि ये आम खेती की तरह नहीं है, ये केवल घर के अंदर यानी कि अंधेरे में होगी, चाहे घर में करें या इसके लिए अलग से आप स्ट्रक्चर बनाएं, उसके साथ साथ में इसके जो ट्रेनिंग है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करें, वो खुद ट्रेनिंग देना चाहते हैं या कहीं और दिलवाना चाहते हैं। और अगर आप वहाँ से संपर्क ना करना चाहते हो तो सोलन में राष्ट्रीय मशरूम उत्पादन केंद्र ही है, संस्थान ही है, आप उनसे भी संपर्क करके वहाँ से भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा काम है, इसको काम को आपको करना चाहिए और इससे आपकी आय भी बढ़ेगी और साथ साथ में आपके पूरे क्षेत्र में एक उत्तम प्रकार की सब्जी आप पैदा करते हुए दूसरे लोगों के स्वास्थ्य वृद्धि में भी काम करेंगे। जी डॉक्टर साहब, जैसे इन्होंने लिखा हुआ है कि ये कहाँ विक्रय करें इसको मशरूम को, अगर जैसे ये तो है राजस्थान तो में सभी बाजार हैं, जयपुर में भी बाजार है, भीलवाड़ा में भी होगा, उदयपुर में भी होगा, जितने भी मोटे मोटे जितने आपके राज्य के जितने भी बड़े शहर हैं, चाहे कोटा हुआ, भीलवाड़ा हुआ, जयपुर हुआ, उदयपुर हुआ, इन सब में इसकी खूब अच्छी बिक्री होती है। और अगर आप होटलों से सीधा संपर्क कर लें तो आपकी आमदनी और ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि इसकी तो काफ़ी मांग बढ़ती जा रही है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे किसान कम एरिया में, कम क्षेत्रफल में ज़्यादा उत्पादन करके ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अगला पत्र लिखते हैं बेमेतरा से, बेमेतरा छत्तीसगढ़ से अमित कुमार जी। इन्होंने लिखा है कि 10 एकड़ इनके पास ज़मीन है और 2 हेक्टेयर जो है उसमें से असिंचित है। अब ये चाहते हैं कि धान, चना, गेहूँ, इनके लिए उन्नत किस्म के बीज जो हैं वो ये कहाँ से ले सकते हैं, और साथ में लोन के बारे में भी इनको जानकारी चाहिए। और एक मैं इनको बताना चाहूँगा, हाँ बोलो। हाँ, एक और इनका वो जिज्ञासा है कि KCC के बारे में भी इन्हें जानकारी चाहिए। मैं इनको वही बताना चाह रहा था, किसान क्रेडिट कार्ड जी, ये जितने भी आपके बैंक हैं, हर जिले का एक लीड बैंक होता है। बिल्कुल। और लीड बैंक की ड्यूटी बनती है कि वहाँ के किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करवाना। तो आप अपने पास की जो ब्रांच है बैंक की उससे संपर्क करें,
वो आपसे कुछ कागजात मांगेंगे, आपकी ज़मीन के कागजात मांगेंगे, आपसे पूरी इन्फॉर्मेशन मांगेंगे जी। उसी आधार पे आपका क्रेडिट कार्ड बन जाएगा और उससे आप सीधे ही पैसा ले सकते हैं, जमा भी। और जैसे भी आपका पैसा आपके पास इकट्ठा हो जाए तो आप उसको जमा करते हुए इसका बार बार लाभ इसका कमा सकते हैं। दूसरी बात जो आपने खास बात की कि आपके पास 10 एकड़ ज़मीन है, जिसमें से 2 हेक्टेयर यानी कि आधी ज़मीन आपकी सिंचित है, आधी ज़मीन जो है असिंचित है, जिसमें आप खेती कर रहे हैं और खेती करने के लिए गेहूं, धान और चने की उन्नत किस्मों के बारे में जानना चाहते हैं। जी हाँ। तो मैं आपको बता दूं कि आपके यहाँ गेहूं और धान की काफ़ी अच्छी खेती हो सकती है और साथ साथ में चने का उत्पादन भी काफ़ी अच्छा मिल सकता है, क्योंकि चना एक दलहनी फसल होने के नाते इसकी देश में काफ़ी मांग है। और चने की मांग होने के साथ साथ में लोग जो चने की खेती करते हैं उससे न केवल अच्छा उत्पादन मिलता है, बल्कि चलना, क्योंकि दलहनी फसल है तो आपकी ज़मीन को भी और उपजाऊ बनाता है। जहाँ तक उन्नत किस्मों का सवाल है तो पूसा संस्थान का एक केंद्र है। जहाँ तक गेहूं की बात है इंदौर में, तो इंदौर केंद्र से हमारी कई सारी वैरायटी निकली हैं। मालव शक्ति है, HI की कुछ वैरायटी है, HI 1544 है, HI 1551 है, HI 1443 है। ये कई सारी अच्छी किस्में हैं जिनको आपके क्षेत्र में बहुत अच्छा उत्पादन दे सकते हैं। एक दिल्ली से वैरायटी निकली है HD 2932, ये भी आपके यहाँ बहुत अच्छी पैदावार देगी। इसी तरह जो चने की वैरायटी है उसमें हमारी BGD 72 बहुत ही अच्छी आपका उत्पादन दे सकती है, उसका उपयोग कर सकते हैं। और जहाँ तक धान का सवाल है, धान के लिए पूसा 44, पूसा में एक और वैरायटी निकली है पूसा 2511, उसका भी उत्पादन हो सकता है। पूसा 33 भी वैरायटी वहाँ हो सकती है। तो ऐसी बहुत सारी PNR 381 है जो अच्छी चल सकती है, PNR 540 भी पैदा हो सकती है। तो ये बहुत सारी किस्में हैं जिनका आप उत्पादन ले सकते हैं। और मैं आपको वही बताना चाहूँगा कि सरकार ने जो सुविधा दी आपको कि जो हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र खोला है, आप उनसे भी संपर्क करके आप ये देख सकते हैं कि आपके जिले में कौन सी वैरायटी ज़्यादा अच्छा पैदावार दे रही है, कौन सी वैरायटी का बीज उपलब्ध है, उसी के आधार पर आप चयन कर सकते हैं कि आप कौन सी किस्म लें और किस प्रकार से लें। और डॉक्टर साहब अगला जो ये है, ये मेल भेजा है अजीत वर्मा जी ने। इन्होंने अपनी जगह का नाम नहीं लिखा है, कहाँ से भेजा हुआ है, और ये जानना चाहते हैं कि जो पानी वाले सोलर पंप हैं उनका प्राइस क्या है, क्या होता है। जहाँ तक पानी वाले पंप का सवाल है जी, पानी वाले पंप जो खासकर सोलर पंप, जी हाँ। ये एक नई तकनीक है जो पूसा संस्थान ने विकसित की है। तो इसमें इस प्रकार के पंप हैं ये कि इसमें आपको बैटरी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यानी कि कोई भी अगर हम सोलर का सिस्टम लगाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, दिन में जो सूर्य की ऊर्जा होती है उसको हम बैटरी में कन्वर्ट कर देते हैं और बाद में उसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ये जो सोलर पंप हमने लगाए हैं इसमें बैटरी की आवश्यकता नहीं होती है। तो जैसे ही सूरज निकलता है तो पंप चालू हो जाता है जी, आप जब भी चाहोगे। जी और जैसे छुप जाएगा यानी कि सनसेट हो जाएगा तो पंप बंद हो जाएगा, क्योंकि उसको पूरी रोशनी नहीं मिल रही है, रोशनी के ऊपर आधारित है। तो इनकी जो लागत है, लागत तो कुछ ज़्यादा आती है, लेकिन सरकार जो सब्सिडी देगी तो आपको ज़्यादा लागत नहीं लगेगी। यानी कि एक पंप लगाने की आपकी जो 1 हॉर्स पावर की मोटर या लगेगी या 1 से 2 हॉर्स पावर की मोटर, तो उसकी जो लागत आएगी वो लगभग 2 से 2.5 लाख आएगी। लेकिन इसमें 30% सरकार सब्सिडी देती है और ये लागत एक बार लगेगी, उसके बाद ये पंप आपका लंबा चलेगा। तो ये जो लागत है आपकी मुश्किल से 1 से 2 साल में पूरी हो जाएगी। लेकिन खाली पंप का काम नहीं करना आपने, क्योंकि पंप तो बहुत कम चल पाता है, तो बाकी टाइम आपको ऊर्जा काम नहीं आएगी। तो बाकी टाइम भी ऊर्जा का उपयोग करने के लिए अगर आप DC मोटर लेके कोई और भी काम करना चाहें वो भी कर सकते हैं, उससे आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा और उस केस में आप ज़्यादा बचत कर सकते हैं। और सोलर को बढ़ावा देने के लिए सरकार काफ़ी प्रयास कर रही है। मुझे उम्मीद है कि अभी और भी स्कीमें आ सकती हैं। तो इसकी ये जो नई तकनीक है इसका आप ज़रूर लाभ उठाएं, और जब आप लाभ उठाएंगे तो आपको देख के आपके क्षेत्र में दूसरे लोग भी लाभ उठाएंगे और इससे हमारा देश आगे बढ़ेगा। और यही हमारी सबकी सोच है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आज आपने हमारे किसान भाइयों के सभी सवालों के बहुत ही विस्तार से और बहुत ही अच्छे से समझाकर उनको जवाब दिए, और हमें उम्मीद है कि हमारे किसान भाइयों को इससे लाभ ज़रूर मिलेगा। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो किसान भाइयों, आप लोगों ने हमारा पता तो नोट कर ही लिया होगा। हमारे इस पते पर अपनी जिज्ञासाओं और सुझावों के पत्र हमें यूं ही लिखते रहिए। अब समय हो गया है आप लोगों से विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले मैं आप लोगों को कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रम की भी कुछ जानकारी दे देता हूं। कल शनिवार है और शनिवार के दिन हम आप लोगों को कृषि मंत्रालय द्वारा निर्मित कृषि से संबंधित एक फिल्म दिखाएंगे। तो किसान भाइयों, आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।